हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर अप करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज हमारी चल रही है। अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को रेफर करके इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में शेयर कर दिया जाएगा। और आज के इस सेशन के थ्रू हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं, नेम है कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, इसकी मीनिंग और जो इंट्रोडक्शन है, रीज़न हम इसे क्यों पढ़ेंगे, रिलेवेंट एग्जाम्पल, डायग्राम और एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस। ओके, लिमिटेशंस को भी हम आज के इस सेशन में इसके साथ यानी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे कंज्यूमर सरप्लस के रिस्पेक्ट में। लेकिन इस सेशन को बहुत अच्छे से समझने के लिए, एक ही सेटअप में अपने माइंड में सेट करने के लिए आपको कुछ टर्म्स पहले क्लियर होने चाहिए। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है आपको क्लियर होना चाहिए, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है आपको जस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये क्या चीज़ थी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये सेशंस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, हम इनका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद भी कोई क्वेरी रहती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, कंज्यूमर सरप्लस। देखिए, नाम खुद बता रहा है ऐसा कुछ कि जो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में सरप्लस हो गया यानी ज़्यादा हो गया। हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मैं ये मान करके चल रही हूँ कि आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझा हुआ है, बट स्टिल मैं एक ब्रीफ रिकॉल कराऊंगी कि हमने जो समझा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, हमने ये समझा था कि ये वो सिचुएशन है, ये वो पॉइंट ऑफ लेवल है जहाँ पे कंज्यूमर जब प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ऑफ द कमोडिटी दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, इसको याद नहीं करना है कि कंज्यूमर जो है ना तब तक ही बाय करता है जब को उसको प्राइस, जो मार्केट प्राइस है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का से 20 और आपकी यूटिलिटी भी 20 है, वो तभी तक उस प्रोडक्ट को बाय करता है जब तक उसे जो एक्स्ट्रा यूनिट बाय करने से सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है तब तक उसका प्राइस से इक्वलाइजेशन का मतलब क्या है ये आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो कि एक एक्स्ट्रा यूनिट आप ऑप्ट करते हैं और उससे आपको जो डिज़ायर आपकी सेटिस्फाई होती है, आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट ऑफ लेवल है जहाँ पे कंज्यूमर तब तक एक्स्ट्रा यूनिट बाय करता है जब तक कि उसे प्राइस के बराबर का सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये तो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में समझा था। सरप्लस क्या है? इक्विलिब्रियम के बाद वाली स्टेज। यस, यानी ये ऐसी स्थिति है जहां पे कंज्यूमर वो एक्स्ट्रा यूनिट तब तक बाय करता है जब प्राइस के बराबर हो, इक्विलिब्रियम हुआ। लेकिन अगर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जो है और जो प्राइस पे किया है उसमें डिफरेंस दिखे और एक्स्ट्रा दिखे, उस सिचुएशन को बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस। यानी कि मानिए आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थी से आपको सेटिस्फेक्शन मिला 30 का, और प्राइस जो मार्केट प्राइस थी वो से 10 थी और 20, वॉट एवर बी द एग्जाम्पल। तो जो डिफरेंस है से 20 हमारे केस में, ये आपका हो जाएगा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। यानी कि आपको सेटिस्फेक्शन 30 रुपीज़ का मिल गया, लेकिन आपने पे उस गुड के लिए क्या किया था, केवल 10 रुपीज़। आई बिलीव एक बेसिक आइडिया आपके माइंड में क्लियर हो रहा हो कि जो कंज्यूमर सरप्लस है क्या, उसे हमने ब्रीफ में डिस्कस किया। ठीक है, अभी हम टर्मिनोलॉजीज को और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, नॉट टू वरी, और अंडरस्टैंड करेंगे रीजन बिहाइंड कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट आया हमारा कंज्यूमर सरप्लस का, ये ड्रॉ हुआ है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको क्लियर होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फ्रेम्ड हुआ है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमारे सामने सबसे पहले लेकर के जो आए हैं वो है एल्फ्रेड मार्शल, हमारे इकोनॉमिस्ट हैं। और इन्होंने बोला कि भाई जो कमोडिटी का डिमांड्स है, जो भी डिमांड होता है, आप किसी भी कमोडिटी को बाय करने जा रहे हैं, आप अपनी डेली लाइफ में कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो जिस भी कमोडिटी को आप बाय करें, अब हमारे लास्ट सेशंस के थ्रू हम पिज्ज़ा का एग्जांपल काफ़ी कॉमन ले रहे थे, क्योंकि जनरली जो है उससे आज आप अपने आप को ईजिली कनेक्ट कर लेते हैं। बट ये एग्जाम्पल एक रूल ऑफ थंब नहीं है, आप कोई भी अपनी डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले सकते हैं और उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो कमोडिटी का जो डिमांड है, ठीक है, जो भी डिमांड होता है कमोडिटी पे, वो किसके, उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल पे। अब भाई पिज्ज़ा को बनाने में फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि अपने अपने ब्रांडेड और हर एक बेस्ट क्वालिटी, एकदम नेचुरल क्वालिटी में अगर आपने ले लिया, तब भी उसकी कॉस्ट सपोज
₹150 आ रही है, बट उस पिज्जा को आपने बाय किया है ऐसे ₹900 में, ठीक है। तो डिमांड जो है कॉमोडिटी की वो यूटिलिटी पे डिपेंड करती है। यानी अगर बहुत सारे एक जगह पे लोग हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है उसे खाना, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं प्रोडक्ट का प्राइस भी वेरी कर रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर का जो यूटिलिटी है, जो उनका सेटिस्फैक्शन लेवल है, जो उनका यूटिलिटी है, वही डिमांड डिसाइड करता है, ठीक है। कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी जितनी ज़्यादा वो कमोडिटी जो है बाय कर रहा है, लेकिन बाय करने की उसकी क्षमता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। यानी आप ₹900 पे कर सकते हैं, तभी आप उस लेवल का सेटिस्फैक्शन गेन कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप पे ही नहीं कर सकते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे तो सेटिस्फैक्शन की बात ही नहीं आएगी, क्लियर। तो चलिए इसको रीड कर लेते हैं क्विकली। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी। डिमांड depends on the utility of that commodity to a consumer. If a consumer gets more utility, if the consumer gets more utility, more satisfaction from a commodity, he or she would be willing to pay a higher price. Okay, so suppose you love pizza or you love anything which you want to know, or if something is very very important for you, you are ready to pay the higher price for that. For example, एप्पल का आईफोन बहुत लोगों के लिए एक फोबिया है, उनको चाहिए ही चाहिए, नया लॉन्च होता है उन्हें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या है, वो आपकी यूटिलिटी, आपके लेवल का सेटिस्फैक्शन आपको इंक्रीज करा है। डेफिनेटली सबकी डिफिनीशन यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन की वेरी करती है, लेकिन अगर वो कंज्यूमर है जिसका उससे सेटिस्फैक्शन है फुलफिल हो रहा है, तो वो वहाँ पे एप्पल आईफोन को बाय करेगा, हायर प्राइस उसके लिए पे करेगा। दो फ़ोन का काम जो जनरली एक नॉर्मल 10,000 की फ़ोन से भी होता है और वही 1,00,000 की फ़ोन से भी होता है, जो बेसिक उसका यूज़ है। ऑब्वियसली फोटोग्राफी और अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इट में वैरी, है ना, बट बेसिक नीड पूरी होती है। बट आपको कौन सी चीज़ कितना सेटिस्फैक्शन कर रही है, उस हिसाब से आप हायर प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाते हो, क्लियर। द विलिंगनेस, आपकी जो क्षमता है, टू पे ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर बेस्ड ऑन हिज यूटिलिटी डिटरमाइन द डिमांड कर्व। इसी वजह से हमें डिमांड कर्व भी देखने को मिलता है। डोंट वरी, हम लॉ ऑफ डिमांड को भी फर्दर सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हेन प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू द विलिंगनेस टू पे, जब प्राइस कम होता है, आपकी क्षमता है 10,000 पे करने की, लेकिन उसकी प्राइस ही 8,000 की थी, ठीक है, देन द पोटेंशियल कंज्यूमर परचेजेस द गुड, ठीक है। हम फिर से ध्यान देंगे, जहां पे प्राइस कम होता है लेकिन आपकी क्षमता होती है उसे पे करने की, आपको लगता है उसका प्राइस ज्यादा होना चाहिए बट आप पे करते हो, तो आप क्या करोगे, उस गुड को तुरंत, भाई आपके हिसाब से वो 10,000 का होना चाहिए बट आपने 8 में मिल रहा है तो आप उसे तुरंत बाय करोगे, है ना, क्यों, आप उसे इमीडिएट परचेज करोगे, ठीक है। तो कंज्यूमर जनरली आर रेडी टू पे मोर फॉर सर्टेन गुड्स दैट व्हाट दे एक्चुअली पे फॉर देम। कई बार आप उसके लिए जो पे नहीं करना होता उससे ज्यादा भी पे करना चाहोगे क्योंकि वो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ठीक है। दिस एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, ये जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन है ना, जो आपको मिल रहा है, कंज्यूमर को मिल रहा है, ठीक है, फ्रॉम द परचेज ऑफ द गुड, इट्स रेफर टू अ कंज्यूमर सरप्लस बाय एल्फ्रेड मार्शल। ओके, सो आई बिलीव एक जो ये बेसिक ले लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और ये आपको टर्म्स भी मैंने यहाँ पे रीड करा दिए। आपके लिए मैं 2 मिनट इसे होल्ड कर लेती हूँ कुछ सेकेंड्स के लिए, ताकि आप इसे रीड कर लें क्विकली और एक्स्ट्रा जो अपनी वोकैबुलरी है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। हम फर्दर बढ़ेंगे हमारी मीनिंग की ओर और डिटेल में डिस्कस करेंगे कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। तो कंज्यूमर सरप्लस को मेनली जो डिफाइन किया है कि जो टोटल अमाउंट कंज्यूमर विलिंग कर रहा है, जो उसकी क्षमता है, और जो वो एबल टू पे है, ठीक है, जो कि डिमांड कर्व है, ठीक है, इसका जो डिफरेंस जो मार्केट प्राइस से आता है उसे हम जो है कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। मार्शल ने भी कंज्यूमर सरप्लस को एक्सप्लेन किया है कि जो एक्सेस प्राइस जो कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है, उसे हम कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। तो क्विकली इसे एक बार हम रीड कर लेते हैं ताकि आपको वोकैबुलरी मिल जाए। कंज्यूमर सरप्लस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट दैट कंज्यूमर आर विलिंग and able to pay, willing and able to pay for a goods or a service, willing and able to pay, and the total amount they actually do pay, that's the difference is a consumer surplus, ठीक है। Marshall defined the concept of consumer surplus as the excess of the price which a consumer would be willing to pay rather than go without a thing over that
which he actually does pay. Means what is a consumer surplus? What a consumer is ready to pay and what he actually pays. That is the difference is the consumer surplus. अभी भी कोई डाउट है? नॉट टू वरी, अभी हम एक एग्जाम्पल के साथ इसे और अच्छे से समझेंगे और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कैसे समझाता है कंज्यूमर सरप्लस के बारे में उसे भी एक बार ब्रीफ हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई जो हमारी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, तो हम जितना मानिए एक प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे केस में पिज्ज़ा चल रहा है, तो पहले लेवल में जो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसे हमने टोटल यूटिलिटी बोला, और हर एक लेवल के बाद हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करती चली जाती है, ठीक है। तो हमने देखा था हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो हर एक लेवल के बाद, क्योंकि आपकी एक्साइटमेंट तो ठीक है लेकिन आपका पेट भरता चला जा रहा है हर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, जितना ज़्यादा आप जो है प्रोडक्ट खाते चले जाएंगे, उसको कंज्यूम करते चले जाएंगे, उतनी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरती चली जाएगी, ठीक है। सो इफ़ यू परचेज मोर एंड मोर ऑफ द गुड्स, योर मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, ठीक है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस स्टेज पे अटेन होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसी स्टेज पे अटेन होता है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर है। क्लियर? ये भी हमने डिस्कस किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के टाइम में, ठीक है। तो प्राइस जो है वो सारे कमोडिटी के लिए जो भी आप परचेज कर रहे हो उसे ये माना गया कि वो सेम है, ठीक है। लेकिन आपको जब तक एक्स्ट्रा यूटिलिटी यानी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में, ठीक है, तब तक आप उसे बाय करते हो, और वो जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी है वो एक एक्स्ट्रा सरप्लस है आपके लिए, वही आपके लिए कंज्यूमर सरप्लस बन जाता है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ने भी सेम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एलैबोरेट करके बताया कि क्यों ऐसा जो है आपको ये एक्स्ट्रा सरप्लस और एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो है एक कंज्यूमर के लिए सरप्लस की सिचुएशन बन जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्विकली रिफर करते हैं हमारा एग्जांपल एंड देन हम डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जहाँ पे अगर आपने एक ब्रेड कंज्यूम की तो आपको उस पर्टिकुलर ब्रेड को कंज्यूम करने से 10 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। टोटल यूनिट यूटिलिटी भी आपकी 10 होगी, फर्स्ट आपने यूनिट कंज्यूम किया, ठीक है। लेकिन उसका प्राइस कितना था मार्केट में? 2 रुपए था, यानी आप 10 रुपए पे कर रहे थे उस पर्टिकुलर ब्रेड को कंज्यूम करने के लिए, लेकिन मार्केट में वो 2 रुपए की मिली, यानी 8 रुपए का फायदा है। आपके सेटिस्फैक्शन लेवल से आपको 8 रुपए का कंज्यूमर सरप्लस हुआ। ये एक तरीके से आप इसे नेट प्रॉफिट नहीं बोल सकते मॉनेटरी फॉर्म में, बट ये आपकी मेंटल लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन क्रिएट कर रही है, ठीक है। सेकंड जो है, अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी देख रहे हैं, आप मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होते हुए देख रहे हैं, पहली बात तो, ठीक है। फिर आपने दूसरा यूनिट लिया ब्रेड का जिसकी आपने सेटिस्फैक्शन लेवल निकाली कि भाई 8 रुपए, ठीक है। यहाँ पे से टोटल यूटिलिटी आपकी 18 आई होगी। पहला आपने खाया फिर सेकेंड पीस खाया तो टोटल यूटिलिटी आपकी 18 थी। लेकिन जब सेकंड यूनिट आपने कंज्यूम किया तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 8। प्रोडक्ट था आपका सेम 2 रुपए का, प्रोडक्ट की प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपकी कंज्यूमर सरप्लस आई लेकिन वो फॉल कर गई। ऐसे ही साइमल्टेनियसली हम देखते चले जाते हैं जब तक हम 5th यूनिट पे नहीं आते जहां पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी यानी हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल प्राइस के बराबर नहीं होती, तब कंज्यूमर सरप्लस 0 है, यानी ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर है, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपने एक और ब्रेड कंज्यूम किया, ठीक है, आपने सोचा भी कि हमें 6 ब्रेड, तो अब आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, अब आपको वॉमिट होने वाली है, ठीक है। और प्राइस तो फिक्स है, सेटिस्फेक्शन आपको मिल नहीं रहा है, तो अब आप जो है डेफिशिट की स्टेज पे चले जाएंगे, ठीक है। सो आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से आज अभी तक क्लियर हो चुका होगा। डायग्राम में भी अगर हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखें तो ये हमारी क्वांटिटी है और ये हमारा प्राइस है या मार्जिनल यूटिलिटी हम कह सकते हैं। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये प्राइस लेवल पे हम बढ़े हैं और ये हमारी जो क्वांटिटी है, तो यहाँ तक तो हम विलिंग थे, प्राइस पे किया, हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। लेकिन उसके ऊपर अगर हम चाह रहे हैं जहाँ पे हमारी सेविंग हो रही है और हमें कम रेट पे प्राइस पे मिल रहा है, यानी प्राइस तो 2 रुपए ही फिक्स है, से हमारे एग्जाम्पल पे 2 रुपए ही फिक्स है, ठीक है। लेकिन आप क्वांटिटी कंजप्शन अपना बढ़ाते जा रहे हो अगर, ठीक है, तो आपको एक लिमिट तक आपको सरप्लस का सिचुएशन मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। यही अगर प्राइस वेरी करे, प्राइस राइज करे या प्राइस फॉल करे, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें कंज्यूमर सरप्लस में देखने को मिलता है। यस, आपने देखा जब आपकी प्राइस थी से ये फिक्स्ड थी और आपकी क्वांटिटी थी 0, ठीक है, ये क्वांटिटी और सॉरी ये क्वांटिटी थी 0। क्लियर? अब आपने प्राइस बढ़ गई, अब प्राइस बढ़ गई आपके पॉकेट में, तो भाई 100 रुपए है, पहले 100 रुपए में आपने ज्यादा क्वांटिटी बाय कर ली से, अब उसी 100 रुपए में प्राइस बढ़ गया अगर प्रोडक्ट का, तो आपकी क्वांटिटी डेफिनेटली फॉल कर जाएगी, यानी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशन है और आपको ये चीज कनेक्टिविटी दिखेगी लॉ ऑफ डिमांड में भी, ठीक है। तो
आपकी प्राइस बढ़ी और क्वांटिटी फॉल करी, तो आप क्या देख रहे हैं, कंज्यूमर सरप्लस भी आपका रिड्यूस हो गया, है ना। इसे आप प्रैक्टिकली उस टेबल में भी फिल करके देखेंगे कि अगर आपने प्राइस बढ़ाई, एग्जाम्पल देख लेती हूँ मैं, आपको साथ साथ दिखा दे रही हूँ। सपोज करो आपका प्राइस बढ़ गया, अब 2 रुपए की जगह 4 रुपए हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंज्यूमर सरप्लस कम होता जाएगा, आप देख रहे हो। 8 - 4 4 हो जाएगा, फिर 6 - 4 2, 4 - 4 0। तो आपका कंज्यूमर सरप्लस गिरते हुए नजर आ रहा है। कोई भी चीज ना रटना नहीं, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी, एंड आप कॉमर्स के स्ट्रीम के होने के बाद यू शुड अंडरस्टैंड द मनी, नॉट टू डू रट्टाफिकेशन और मेमोराइज दी मनी। मनी को कभी याद नहीं कर सकते हैं, उसे समझना चाहिए, ठीक है। जितना अच्छे से मनी को समझ लोगे उतना अच्छे से क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो आई बिलीव आपको क्लियर हुआ कैसे प्राइस राइज से हमारा कंज्यूमर सरप्लस फॉल कर रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो रट रहे हैं, प्राइस राइज कंज्यूमर फॉल सरप्लस फॉल, ऐसे नहीं, याद नहीं करना है। ट्राई टू पुट द फिगर, अमाउंट पुट करें और उसे अंडरस्टैंड करें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट केस में अगर प्राइस फॉल हो रहा है, हमने देखा कि जब प्राइस हमारा पी था तो हमने से क्वांटिटी हमारी क्यू डिमांड करी थी। सपोज प्राइस फॉल कर गया, अब 2 रुपए की जगह 1 ही है, तो अब आप सेम उस टेबल पे पुट करेंगे तो आपकी क्वांटिटी जो डिमांड है वो बढ़ गई। तो आप ऑटोमेटिकली देख रहे हैं प्राइस एंड क्वांटिटी में अपोजिट रिलेशनशिप है, यानी कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। रटना मत, इसे समझो, इसे फील करो, राइट। तो हमने क्या देखा, जब ये सिचुएशन आ रही है तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है। अब आपका कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज कर गया यहाँ तक। क्लियर है। तो आई बिलीव आपने यहाँ पे कोई भी चीज आज याद नहीं की, आपने चीजों को अंडरस्टैंड किया है, उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए और एग्जाम्पल के फॉर्म में हमारे साथ शेयर करिए। तो किस किस एरिया में आपको लगता है कंज्यूमर सरप्लस एप्लीकेबल हो सकता है। भाई ये बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कंज्यूमर को जो है कस्टमर्स को ये दिखाना है कि भाई ये तुम परचेज कर तो तुम्हें ज्यादा फायदा है, ठीक है। तो बिजनेस फॉर्म्स के लिए जहाँ पे कंज्यूमर को सरप्लस एंजॉय करवाना है, एक्चुअली उन्हें फील कराना है, और ताकि वो अपनी परचेज को बढ़ा सके, वहां पे कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है काफी वाइडली एप्लीकेबल है। सेकेंड केस में अगर प्राइस फिक्स करना है किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, और आपको एक्सटेंड करना है, तो बिजनेस मैनेजर को एक प्राइस फिक्सेशन के लिए जो है कंज्यूमर सरप्लस को समझना चाहिए। भाई आप कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू से 1 लाख है, ठीक है। एप्पल को पता है कि उसे एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, एप्पल को पता है कि उसे आईफोन्स या आईपैड की एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है, बट उसे ये पता है कि उसके पास एक वही कंज्यूमर्स आएंगे जिन्हें वो क्वालिटी चाहिए, और बाकी अगर कंज्यूमर आते हैं जो बोलते हैं मुझे डिस्काउंट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो उन्हें एंटरटेन नहीं करते, बिकॉज उनका कस्टमर बेस फिक्स्ड है, ठीक है। और वो कस्टमर विलिंग करते हैं क्योंकि उन्हें वो क्वालिटी चाहिए, उन्हें वो यूटिलिटी चाहिए, उन्हें वो सेटिस्फैक्शन चाहिए, इसलिए वो उनके पास जाते हैं। तो प्राइस फिक्सेशन में भी हम देखते हैं कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट काफी वाइड प्ले करता है, ठीक है। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट अगर करनी है किसी भी बिजनेस को, ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जानने के लिए भी कंज्यूमर सरप्लस को समझना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट में डालना है या नहीं, इन्वेस्ट करना है या प्रोजेक्ट को फेच करना है या नहीं करना है, ठीक है। कहीं पे प्रोडक्ट का प्राइस अगर राइज करने की प्लानिंग हो तभी भी हमें ध्यान देना चाहिए कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट को। और फाइनेंस मिनिस्टर हमारी टैक्सेशन की प्लानिंग पे कि किस पे कितना टैक्स बढ़ाना है या रिड्यूस करना है कमोडिटीज पे, कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हैं। तो इनका एप्लीकेशन एक ब्रीफ ओवरव्यू हमने ले लिया कि किन किन जगहों पे कंज्यूमर सरप्लस एप्लीकेबल होता है आपका। एंड आई बिलीव ये सारे एप्लीकेशन आपने फील किए हो, रटे नहीं हो, आज अंडरस्टैंड कर लो, परमानेंटली माइंड में सेटल हो जाएंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मनी। आपको नहीं पता आज ये चीज अंडरस्टैंड करो, ये आपको कल कौन से जॉब लेवल या कौन से अर्निंग या कौन से पोस्ट पे आपको ले जाए, सिंपल एक ये ड्रॉप ऑफ नॉलेज। तो इसीलिए नॉलेज इज ऑलवेज अ वैल्यू एडिशन, तो ट्रू नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है। लिमिटेशंस हमें क्या देखने को मिलती हैं कंज्यूमर सरप्लस की वजह से, कि भाई ये जो है ना, ये डिफरेंट जो यूनिट्स हैं, ठीक है, वो मेजर करना बहुत ही मुश्किल है। बोल तो दिया, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल में जो डिफरेंट यूटिलिटीज है, मार्जिनल यूटिलिटी यूनिट्स की, उसे मेजर करना डिफिकल्ट है। अगर कोई प्रोडक्ट नेसेसरी है, लाइक हम सुनते हैं ना कि भाई एक डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर एक ह्यूमन बीइंग है तो वो प्याज और आलू या प्याज और रोटी के साथ रह सकता है, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर नेसेसरीज है, ठीक है, और उनकी जो डिमांड है, यूटिलिटी बहुत ज़्यादा चार्जेस है, तो ऑब्वियसली उसका कंज्यूमर सरप्लस भी हमेशा हमें इन्फिनिटी ही नजर आएगा। तो ये एक लिमिटेशन देखने को मिलती है।
सब्स्टिट्यूट गुड में भी देखने को मिलता है कि कंज्यूमर सरप्लस जो है इफेक्ट हो जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स की अवेलेबिलिटी की वजह से। सेम प्रेस्टीज वैल्यू गुड्स लाइक डायमंड्स एंड ऑल, इस केस में भी हमें देखने को मिलता है कि कंज्यूमर जो सरप्लस है वो वैरी कर जाता है, सेटिस्फैक्शन जो है उसके लिए वो रूल एप्लीकेबल नहीं हो पाता। ठीक है, मनी, पैसे, भाई पैसे किसको ज़्यादा नहीं पसंद है। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस जो है उसे मनी के फॉर्म में मेजर करना काफ़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, क्योंकि मार्शल ने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट रखा तभी ये बताया, लेकिन ये टोटली अनरियलिस्टिक है। क्लियर। लास्ट लिमिटेशंस हमें देखने को मिलती है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने एज्यूम किया है कि इसे जो मेजर किया जाता है वो मनी के फॉर्म में है, तो ये अनरियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो हमने एक ब्रीफ आइडिया लिया है, और भी बहुत सारी नॉलेज हो सकती है हमारे इकोनॉमिक्स में, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज और ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा और इन सेशंस को एक्टिवली लर्न करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज लेट इट बी अ टू वे कम्युनिकेशन। जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करोगे उसे आप अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, और आपको उसकी वैल्यू तब तक नहीं पता पड़ेगी जब तक आप एक पर्टिकुलर डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं पहुंचते हो। इसीलिए बेटर है उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कमान करें, और मे बी आप अपनी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में इन कॉन्सेप्ट्स का ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो ये कंटेंट आपको इंग्लिश और मैं हिंदी में भी आपको कंटेंट शो कर देती हूँ। कुछ सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज करें। अगर आप हिंदी मीडियम में हिंदी लैंग्वेज में रीड करना चाहते हैं तो आप इस कंटेंट को वीडियो को पॉज करके इन कंटेंट को रीड कर सकते हैं, इन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस पर्टिकुलर सेशन के बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक्स की कंप्लीट कवरेज करेंगे विद एवरी टाइम, विद एवरी चेंजेस एंड अमेंडमेंट्स, लेकिन उस अमेंडमेंट्स को पढ़ने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में है, आप इस सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लें। ठीक है, तो आई बिलीव आपको 0.1% भी वैल्यू एडिशन मिला हो तो हमारे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इकोनॉमिक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।